नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ श्रापित रंग महल का पार्ट 2। दोस्तों, आपको श्रापित रंग महल कहानी उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, श्रापित रंग महल पार्ट 2। दोस्तों, श्रेयांश इतना डर गया था कि उसने अपना चेहरा रजाई के भीतर ही छुपा लिया, जिसकी वजह से वो पसीने पसीने हो गया। एक बार तो उसका मन हुआ कि वो जाकर शंभू काका को जगा ले और उनसे कहे कि उसने एक लड़की की परछाई को देखा है, लेकिन ऐसा करने की उसकी हिम्मत न हुई। वो यूं ही रजाई के भीतर अपना चेहरा छुपाए रहा। उसका बदन पसीने से एकदम भीग चुका था। उसे अब रजाई के भीतर उलझन होने लगी थी, इसलिए उसने अपना चेहरा रजाई के बाहर निकालने का सोचा। वो धीरे धीरे अपना चेहरा रजाई से बाहर निकालने लगा और जैसे ही उसने अपना चेहरा रजाई के बाहर निकाला तो उसे सामने कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर नृत्य की मुद्रा में उसे फिर से लड़की की परछाई दिखी और उसे देखकर वो चीख पड़ा। तब तक शंभू काका श्रेयांश के कमरे के पास आकर द्वार पर थपकी देकर पूछ रहे थे कि क्या हुआ बाबू साहब, आप चीखे क्यों। शंभू काका की आवाज़ सुनकर श्रेयांश की जान में जान आई और उसने फौरन बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोल दिया और बोला, काका, यहाँ कोई लड़की थी। लड़की और इस घर में, ये कैसे हो सकता है। शंभू काका बोले, मैंने 2 बार उसकी परछाई देखी, मेरी बात पर यकीन कीजिए। श्रेयांश बोला, लेकिन आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं। शंभू बोला, पहले मुझे उस दीवार पर दिखी, फिर नृत्य करती हुई उस दीवार पर दिखी, साथ में घुंघरों की आवाज़ भी सुनाई दी। श्रेयांश बोला, लगता है आपको कोई भ्रम हुआ है। आपने सोते हुए कोई सपना देखा और उसे सच मान लिया। अभी आप सो जाइए, इस बारे में सुबह बात करते हैं। शंभू काका बोले, मैं सच कहता हूँ, वो सपना नहीं था। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। श्रेयांश बोला, तो मैं आपके कमरे में ही सो रहा हूँ, मैं अभी यहाँ अपना बिस्तर लेकर आता हूँ। शंभू काका बोले, नहीं, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रेयांश बोला, डरिए मत, मैं बिस्तर लेकर अभी आता हूँ। शंभू काका बोले, तो फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और फिर इतना कहकर श्रेयांश भी शंभू काका के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में दोनों बिस्तर लेकर कमरे में वापस आ गए। फिर उस रात शंभू काका श्रेयांश के कमरे में ही सोए। सुबह हुई तो सबसे पहले शंभू काका जागे। कुछ ही देर में श्रेयांश भी जाग उठा। रात की घटना से उसका मन कुछ विचलित सा था। उसे ऐसा गुमसुम सा देखकर मुखिया जी ने श्रेयांश से पूछा, क्या हुआ चित्रकार बाबू, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। जी, परेशान तो हूँ, लेकिन आपसे कैसे कहूँ। श्रेयांश बोला, क्यों, मुझसे कोई झिझक है। जो कहना है कह दीजिए। मुखिया जी बोले, वो कल रात मुझे कमरे की दीवार पर किसी लड़की की परछाई दिखी और घुंघरों की आवाज़ भी सुनाई दी। श्रेयांश बोला, अरे, आपने कोई डरावना सपना देखा होगा। मुखिया जी बोले, वो कोई सपना नहीं था, हकीकत थी। श्रेयांश बोला, लेकिन आज तक मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखा इस घर में। मुखिया जी बोले, मैं बहुत डर गया था, रात को इसलिए चीख पड़ा। मेरी चीख सुनकर शंभू काका कमरे में आए, फिर वो वही मेरे पास मेरे कमरे में ही सो गए। श्रेयांश बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज भी आप शंभू को ही अपने कमरे में सुला लेना। मुखिया जी बोले, जी धन्यवाद। श्रेयांश बोला, तो फिर आप जल्दी से तैयार हो जाइए और नाश्ता करके शंभू के साथ ही पुराना महल देख आइए, जिसका आपको अपनी चित्रकार प्रतियोगिता के लिए चित्र बनाना है। मुखिया जी बोले, जी बस मैं अभी तैयार होकर आया। और फिर इतना कहकर श्रेयांश तैयार होने चला गया। कुछ ही देर में नाश्ता करके श्रेयांश और शंभू उस पुराने महल को देखने चल पड़े। पुराना महल गांव में काफ़ी दूर था। शंभू को तो पथरीले रास्तों पर चलने की आदत थी, लेकिन श्रेयांश को पथरीले रास्ते पर चलने में परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी कुछ ही देर में दोनों उस महल तक पहुंच ही गए। महल की ओर इशारा करते हुए शंभू बोला, चित्रकार बाबू, ये रहा रंग महल। यहाँ पर राजा रहा करते थे। पुराने लोग कहते हैं कि उनकी बहुत सी रानियाँ थीं। ना जाने इस महल में क्या हुआ था
कि उस रात की राज परिवार के सभी सदस्यों की लाशें मिली, कोई भी जिंदा न बचा था। कहते हैं कि यहाँ किसी की आत्मा भी भटकती हुई दिखाई देती है। कई लोगों को वो आत्मा दिखाई भी दी हैं। ये सुनकर श्रेयांश को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसे लगा कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। अक्सर लोग राजमहलों के बारे में ऐसा कहते रहते हैं। श्रेयांश ने राजमहल के बारे में सुनी बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपनी चित्रकारी पर ध्यान देना ज़्यादा उचित समझा। इसलिए वो पुराने महल को बहुत ध्यान से देखने लगा। तभी शंभू काका बोले, मेरे एक दोस्त के पास एक ही खेत है, वो वहाँ पर होगा, मैं जरा उससे मिल आऊँ। अगर आप भी चलना चाहें तो चल सकते हैं। शंभू काका की बात सुनकर श्रेयांश बोला, शंभू काका आप ही चले जाओ, मैं जब तक महल की बारीकियों से देख लेता हूँ। चित्र में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है चित्रकार बाबू, तो आप यहीं ठहरे, मैं होकर आता हूँ, लेकिन याद रहे महल के ज़्यादा नज़दीक मत जाइएगा। मैंने कहा ना कि यहाँ रूह का वास है, आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। मैंने पानी भरी सुराही और पूरी आलू उस पेड़ के पास रख दिए हैं, भूख लगे तो खा लीजिएगा। और इतना कहकर शंभू अपने दोस्तों से मिलने चला गया। फिर श्रेयांश पूरे महल की बारीकियों को देखने लगा। उन बारीकियों को समझने के लिए वो पुराने महल के नज़दीक जाने लगा, लेकिन तभी उसे शंभू काका की बात याद आई और उसने वहीं अपने कदम रोक दिए। वो वहीं से ही उस महल के बड़े गौर से देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई महल के झरोखे से झांक रहा है। शायद कोई लड़की थी, क्योंकि उसके लंबे बाल खिड़की से बाहर लटक रहे थे और वो पीठ किए खड़ी थी और उसका दुपट्टा हवा में लहराता हुआ उड़ रहा था। श्रेयांश को यह दृश्य देखकर कुछ यकीन सा ना हुआ, इसलिए उसने अपनी आंखों को मसलकर फिर से उस ओर देखा, लेकिन तब तक वहां से वो लड़की गायब हो चुकी थी। श्रेयांश को कुछ अजीब सा लगा। उसने सोचा शायद ये कोई उसका वहम हो, लेकिन ये वहम कैसे हो सकता है। उसने तो सच में वहाँ लड़की देखी थी। वो काफ़ी देर तक इस विषय में सोचता रहा, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो फिर उस महल को देखने लगा, लेकिन इस बार उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। तो उसने सोचा शायद ये वहम ही था। कुछ देर तक वो महल को हर ओर से निहारता रहा। फिर उसे भूख का एहसास हुआ तो वो पेड़ के नीचे पहुंचा और वहां बिछी चादर पर बैठकर उसने आलू पूरी खोली और खाने लगा। फिर उसने सुराही से गिलास में पानी निकाला और पीने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद झाड़ियों में कोई है। उसने वही दुपट्टा देखा जो उसने खिड़की पर खड़ी लड़की के पास देखा था। वो कुछ डरा, लेकिन दूसरे ही पल बड़ी फुर्ती से खड़ा होकर उस झाड़ी के पास जा पहुंचा और जैसे ही उसने झाड़ी को टटोल कर देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। अब तो श्रेयांश कुछ हैरान सा होकर झुंझला उठा, लेकिन तब तक शंभू काका उसके पास आ चुके थे और उन्होंने पूछा, क्या हुआ चित्रकार बाबू, कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। श्रेयांश बोला, अगर कोई बात है तो बता दीजिए, क्योंकि जो रात में हुआ था वो आपको काफी डरा गया था। शंभू काका बोले, मैंने एक लड़की को महल की खिड़की पर देखा। श्रेयांश बोला, सच कहते हैं आप हैं एक लड़की। शंभू चौंकते हुए बोला, जी मुझे पहले ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा वहम है, लेकिन फिर मैंने झाड़ियों के पीछे फिर से वही दुपट्टा देखा। श्रेयांश बोला, तो फिर आपको कोई वहम ही होगा। कभी कभी गांव की लड़कियां भी यहाँ अपने खेतों में घूमने के लिए आ जाती हैं, शायद वही होंगी। शंभू बोला, हाँ कोई गांव की लड़की ही होगी। श्रेयांश बोला, लेकिन शंभू काका ने श्रेयांश से झूठ बोला था, क्योंकि अगर वे ऐसा ना कहते तो श्रेयांश के डर के कारण शायद अपना चित्र बनाना छोड़ देता। शंभू ने झूठ तो बोल दिया, लेकिन वो भी इस बात से डर गया था, क्योंकि कल रात भी श्रेयांश ने किसी लड़की की परछाई देखी थी और आज फिर से उसने एक लड़की को देखा। शाम होने को आई थी, इसलिए शंभू काका ने श्रेयांश से कहा कि अब मुखिया जी के घर लौट चलते हैं, वो हम दोनों का इंतजार करते होंगे। श्रेयांश भी काफ़ी थक चुका था, इसलिए उसने भी घर चलने के लिए हाँ कर दी। जब दोनों मुखिया जी के घर पहुँचे तो शंभू ने अकेले में जाकर मुखिया जी से कहा कि पुराने महल की खिड़की पर चित्रकार बाबू ने किसी लड़की को देखा। ये बात सुनकर मुखिया जी भी सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद रात को खाना हुआ। खाने के बाद सब सोने चले गए,
आज रात भी शंभू श्रेयांश के कमरे में ही सोया। तभी आधी रात के समय श्रेयांश को कुछ जलने की बदबू आई। बदबू इतनी बुरी थी कि श्रेयांश को एकाएक आंख खुल गई। उसने अपने आसपास देखा तो सब ठीक था, कुछ भी नहीं जल रहा था, लेकिन बदबू अभी भी आ रही थी। इसलिए उसने शंभू को जगाकर कहा, शंभू काका उठो, देखो ना कुछ जलने की बदबू आ रही है। शंभू काका श्रेयांश के जगाने पर जाग उठे और बोले, क्या हुआ चित्रकार बाबू? काका देखो ना, कुछ मांस जैसे जलने की बदबू आ रही है। श्रेयांश बोला, मांस जैसे जलने की बदबू आ रही है, लेकिन मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। शंभू बोला, अरे बाहर जाकर देखो, कहीं कुछ जल तो नहीं रहा। श्रेयांश बोला, अभी बाहर जाकर देखता हूँ। और इतना कहकर शंभू बाहर चला गया। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की कहानी सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। धन्यवाद।